हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि एकदम मस्त होंगे, एकदम टन टना टन होंगे। मैं विजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अंतिम आगाज पर। तो आज मैं एक बड़े उत्साह के साथ, नए जोश के साथ भारतीय इतिहास को पढ़ाने वाला हूं। आज इसको स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेक्चर के कंप्लीट करने के बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ, इस क्लास में दम था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले भारत का इतिहास तो हमें सबसे पता होना चाहिए। इतिहास जो शब्द है, ये इतिहास जो शब्द है, इसका जो जनक कैसे कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। याद रखना मेरे साथियों, जो इसका इतिहास का जो जनक है इसको कहा जाता है हेरोडोटस। और इस बाबा साहिब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम था उसका? हिस्टोरिका। याद रहेगा सभी को। हमें एक चीज और याद रखनी, जो भारत है इसका अन्य नाम क्या होता है? भारतवर्ष होता है। अन्य नाम भारतवर्ष भी होता है, ठीक है। अब बोल सकते हैं कि भारत, अब हम देख भारतवर्ष होता है तो भारतवर्ष कहते किसे है? तो देखो, उत्तर में पहले उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक के देश को, उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैले देश को किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और जो भारत जो शब्द है, ये जो भारत शब्द है, ये राजा भरत के नाम के आधार पर रखा गया था। ये सभी को याद होना चाहिए। और जो इंडिया जो शब्द है, ये यूनानियों ने रखा था। किसने रखा था? यूनानियों ने। ठीक है। यदि भाषा पूछ ली जाए किस भाषा में, तो याद रखना ग्रीक भाषा। ठीक है। और जो इसका भारत का अन्य नाम एक हिंदुस्तान भी होता है। अब ये हिंदुस्तान जो शब्द है, ये किसने रखा? तो ये मुस्लिम इतिहासकारों ने रखा। किसने रखा? मुस्लिम इतिहासकारों ने। अब मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम ही क्यों रखा? कोई रीजन होगा। क्योंकि पहले भारत में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु। क्या नाम था? सिंधु। अब जो मुस्लिम थे वो से को हा पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? से को हा पढ़ते थे। तो जो मुस्लिम थे वो सिंधु को हिंदू पढ़ने लगे, इसलिए भारत का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास के कितने भाग होते हैं। तो पढ़ते हैं हम इतिहास के भाग। इतिहास के भाग पढ़ेंगे हम। देखो, इतिहास के मुख्य रूप से 3 भाग होता है। पहला भाग होता है प्राचीन भारत। याद रहेगा सभी को। दूसरा जो भाग होता है वो होता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और जिसका तीसरा भाग होता है उसका है आधुनिक भारत। क्या है? आधुनिक भारत। देखो, मुख्य रूप से 3 ही इसके पार्ट होते हैं, लेकिन दूसरे के आधार पर एक इसका चौथा पार्ट और है, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास। ठीक है, ये सभी को याद रहेगा। तो सबसे पहले हम पहला यूनिट लेके चलते हैं प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत। तो साथियों याद रखना, प्राचीन भारत के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? धर्म ग्रंथों के बारे में। अब ये धर्म ग्रंथ है, इसमें एक चीज याद रखना कि सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, उसका नाम है क्या? वेद। याद रहेगा सभी को। क्या है? वेद। और जो वेद के जो रचयिता हैं उनका नाम है महर्षि द्वैपायन, महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, इन बाबा साहिब ने हमें वेदों के बारे में बताया कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वेद कौन कौन से होते हैं? पहला इन्होंने बताया ऋग्वेद। दूसरा इन्होंने बताया यजुर्वेद। तीसरा इन्होंने बताया सामवेद। तथा चौथा इन्होंने बताया अथर्ववेद।
तो मेरे भाइयों याद रखना, सबसे पुराना कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन है। और सबसे नया क्या है? अथर्ववेद, यानी कि ये नवीन है, याद रखना। और इनके सभी के उपवेद भी हमें याद होने चाहिए। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। और यजुर्वेद का जो उपवेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद। और सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है क्या? गंधर्ववेद। और जो अथर्ववेद का जो उपवेद का नाम है वो है शिल्पवेद। ठीक है, तो ये सभी को याद होने चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, फिर पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में, फिर पढ़ेंगे सामवेद और फिर पढ़ेंगे अथर्ववेद। और इसी प्रकार से हमारी क्लास आज की कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो देखो, हम ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले कौन कौन सी इंपोर्टेंट चीज याद रखनी है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है ये तो सबसे प्राचीन है, सभी को याद चाहिए। ये क्या है? सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। हमें दूसरा हमें याद होना चाहिए, इसमें मंडल कितने हैं? इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। इसमें सूक्त कितना है? 1028 सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 1028। सूक्त को क्या बोलते हैं? श्लोक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? श्लोक भी बोल सकते हैं। और इसमें 10,462 रचनाएं हैं। क्या है? रचनाएं हैं। और जो इन रचनाओं को जो पढ़ने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। और जो 10 मंडल है इसमें से हमको 4 मंडल याद करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से हैं? पहला हमें याद करना है तीसरा, जिसके अंतर्गत सूर्य देवता सावित्री के बारे में वर्णन निहित है। तथा उसके बाद में हमें याद करना है 8वां, हस्तलिखित रचनाएं। हस्तलिखित रचनाएं का वर्णन निहित है। और जो हस्तलिखित रचनाएं को क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। खिल खाया जाता है। तथा उसके बाद हमें याद रखना है नवा मंडल में याद रखना है कि इसमें सोम देवता के बारे में वर्णन निहित है। और लास्ट हमें याद रखना है 10वां। तो 10वां मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन है। क्या है? पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन है। और याद रखना, पुरुष सूक्त को 4 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। याद रहेगा सभी को? याद रहेगा ना? अब हम इसको पढ़ने के बाद में हमें एक चीज और याद करनी चाहिए कि ऋग्वेद में 250 रचनाएं इंद्र के लिए हैं और 200 रचनाएं अग्नि के लिए हैं। एक एक चीज नहीं छोड़ूंगा, सारी चीजों को कंप्लीट करूंगा। बस आप अंतिम तक बने रहना। यहां से ऋग्वेद अपना कंप्लीट होता है। अब इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यूनिट समझाने जाता हूं। देखो, बीसी यानी कि ईसा पूर्व, एडी यानी कि ईसवी। याद रहेगा सभी को? अब इसकी फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो वी फॉर दी बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो गया। और इसकी फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो अन्नाओ डोमिनी इसका फुल फॉर्म है। अब यदि इसकी अर्थ के बारे में जाने कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं, ईसवी किसे कहते हैं, तो ईसा ये जो होता है ना, ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय होता है। याद रहेगा सभी को? और जो ईसवी होता है ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय
होता है। ये सभी को याद रहेगा। और हमेशा अब यहां से ये पता लगता है कि जो ईसा मसीह का जन्म है, ईसा मसीह का जन्म जो है वो क्या हुआ था? 0 ईस्वी में हुआ था। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया। हमेशा अभी हमें बस ये याद रखना है कि बीसी का मतलब है कि पीछे चलना और एडी का मतलब है आगे चलना। तो अभी हम इतना याद करेंगे। तो अब हम इसके आधार पर 4 संमतों के बारे में समझेंगे। पहला संमत है विक्रम संमत। दूसरा संमत है शक संमत। तीसरा संमत है गुप्त संमत। और चौथा जो संमत है हिजरी संमत। एक एक को पूरे बेहतरीन तरीके से, डीपली तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विक्रम संवत से। विक्रम संवत, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड है या तो 57 या 58। याद रखना, या तो 57 या 58 क्या होता है? बीसी होता है। बस अभी हमें याद रखना है बीसी का मतलब उल्टा होता है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। फिलहाल याद रखना है कि विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड है वो 57 या 58 बीसी होता है। अब हमें से दूसरी अब हम देखते हैं कि जो विक्रम संवत है वो क्यों मनाया जाता है। इसका कोई रीजन तो होगा। तो देखो, उज्जैन के स्थानीय राजा थे। इनका नाम जो है ना अभी तक किसी को पता नहीं पड़ा है। अभी तक देखो, उज्जैन के स्थानीय राजा थे। इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने शकों को हराया था। किसको हराया था? इन्होंने शकों को हराया। ठीक है। अब जब शकों को हराया तो इसी खुशी में विक्रम संवत को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो विक्रम संवत है, इसी खुशी में जो स्थानीय राजा थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। और मेरे भाइयों, हमें एक चीज याद होनी चाहिए कि अब तक पूरे भारतवर्ष में टोटल 14 विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की जा चुकी है। और जो सबसे फेमस उपाधि है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय की। याद रहेगा ना मेरे बच्चों? यहां तक याद रहेगा। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे दूसरा संवत। कौन सा संवत? शक संवत के बारे में। शक संवत। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, सबसे पहले हम शक संवत के टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो शक संवत का जो टाइम पीरियड है उसका होता है कितना? 78 ईस्वी। कितना होता है? 78 ईस्वी इसका टाइम पीरियड होता है। तो ये शक संवत क्यों मनाया जाता है? कोई रीजन होगा। तो इसका भी ये रीजन है। देखो, कुषाण जो वंश है, इसके एक राजा थे कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। और जो कनिष्क जो राजा थे ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। एक एक चीज को पढ़ा के जाऊंगा। देखो, जो कुषाण जो वंश थे, जिसका जो एक राजा था कनिष्क, ये सबसे प्रतापी राजा थे। कौन से? कुषाण वंश के। ठीक है। अब जो कनिष्क है, इनका जो राज्यरोहण हुआ था, इनका राज्यरोहण हुआ था, यानी कि उन्होंने मुकुट पहना था। और कब पहना था? 78 ईस्वी में पहना था। और इसी खुशी में शक संवत मनाया जाता है। और हमें इसमें एक चीज और याद रखनी है कि जो आधुनिक कैलेंडर जिसका नाम है ग्रेगोरियन, ये किस के अंतर्गत है? ये भी शक संवत के अंतर्गत है। और जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, इसमें फर्स्ट माह वो होता है चैत्र। और इसमें जो सबसे लास्ट वाला जो माह होता है, लास्ट वाला माह वो होता है फागुन। क्या होता है? फागुन। याद रहेगा सभी को, क्या होता है? फागुन होता है। अब हमें एक चीज और याद रखनी है कि जो फर्स्ट माह का जो पहला दिन होता है, शुरुआत होती है वो 22 मार्च से होती है। कब से होती है? 22 मार्च से होती है। और जो अंतिम जो माह है, इसका जो अंतिम दिन है वो 21 मार्च होता है। सभी को याद रहेगा ना? 21 मार्च होता है। तो इसी प्रकार ये शक संवत कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे गुप्त संवत। बड़े ध्यान से समझेंगे। इसका जो टाइम पीरियड होता है 319 से 320।
319 से 320 ईस्वी होता है, ठीक है, 319 से 320 ईस्वी होता है। हमें बस एक चीज याद रखनी है कि गुप्त जो संवत है, जो गुप्त संवत है, ये किसने चालू किया था? तो याद रखना ये चालू किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको चालू किया था। बस हमें इतना सा याद इसमें होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संवत। कौन संवत? हिजरी संवत। तो लास्ट हमारा बचा है हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या बचा है? हिजरी संवत बचा है। इसका सबसे पहले हमें टाइम पीरियड याद होना चाहिए। इसका टाइम पीरियड होता है 622 ईस्वी होता है। इसका क्या टाइम पीरियड होता है? ठीक है। इसमें अब हिजरी संवत क्यों मनाया जाता है? तो हिजरी संवत क्यों मनाया जाता है कि मुस्लिम पैगंबर, मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद शाह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब प्राप्ति हुई थी? 622 ईस्वी में। कहां प्राप्त हुई थी? हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुई थी। तो ये हमें इसमें याद रखना है। और इसी प्रकार ये हिजरी संवत खत्म होता है। हमें देखो इन 4 संवतों में एक IAS 2019 में IAS में एक क्वेश्चन बना था यहां से कि जो 4 संवत है, देखो विक्रम संवत, विक्रम, शक, गुप्त तथा लास्ट में हिजरी। अब यहां से कौन संवत था? यहां से क्वेश्चन बना था IAS 2019 में कि इन चारों जो संवत है इनमें से भिन्न कौन सा है? तो हमें इसमें तो देखो शक जो है ये ईस्वी में है, गुप्त है ये भी ईस्वी में है, हिजरी है ये भी ईस्वी में है, लेकिन ये BC में है, यानी कि सबसे अलग है। तो सबसे भिन्न क्या हो गया? ये सबसे भिन्न हो गया विक्रम संवत। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। और यदि आपने यहां तक मेरी क्लास लिया तो प्लीज मेरे 2 क्वेश्चनों का आंसर देना। तो 2 क्वेश्चन कौन कौन सा है? पहला क्वेश्चन देखो, शक संवत तथा हिजरी संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? तो दिमाग लगाइए। देखो ये शक संवत है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 78 ईस्वी होता है, पता है सभी को। और जो हिजरी संवत है इसका टाइम पीरियड कितना होता है? सभी को पता है 622 ईस्वी होता है। देखो ईस्वी सेम है, कोई अंतर नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। 622 में से 78 घटा देंगे, कितने का अंतर आया बच्चों? 544 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया? 544 वर्ष का अंतर आ गया। तो यहां से हुआ। अब हमें इसमें एक और क्वेश्चन हमें याद रखना है, दूसरी प्रकार से पूछा जा सकता है कि शक संवत तथा विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो देखना मेरे बच्चों, याद करना है। हमें पता है कि शक संवत का जो टाइम पीरियड होता है वो 78 ईस्वी होता है। कितना होता है मेरे बच्चों? 78 ईस्वी होता है। और जो दूसरा विक्रम संवत है इसका टाइम पीरियड कितना होता है? देखो ऑप्शन के आधार पर हम मान सकते हैं, हम मान यहाँ पर 58 मान सकते हैं। कितने मान सकते हैं? 58 मान सकते हैं, या मान लो 57 BC मान सकते हैं। 57 BC, 58 BC, कोई सा भी आप मान सकते हो। ऑप्शन के आधार पर हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में मध्य कितना, देखो ये ईस्वी में है, ये BC में है, तो अलग अलग है, तो सीधा अंतर इसमें नहीं निकलेगा। देखो 57, देखो मैंने बताया BC से उल्टा चलना होता है, यानी 57 से 56, 55, 54, 53 ऐसे उल्टा चलना होता है। यहाँ से 57 से यहाँ तक 0 तक आना होगा। तो यहाँ से ऑलरेडी कितने का अंतर हो गया? 57 का अंतर हो गया। अब यहाँ से जो है 78 है, अब यहाँ से 0 से 78 तक जाएगा, तो 57 और 78 तो टोटल कितने हो गए? टोटल 135 यहाँ पर इसका अंतर आ जाएगा। तो 135 वर्ष इसका अंतर आ जाएगा। तो समझ में आया? अब हम नेक्स्ट, हमें एक चीज और याद रखनी है, प्राचीन भारत में जो आक्रमण शक्तियां हैं, जो शक्तियां आई थी वो कौन कौन सी थी? देखो 4 शक्तियां आई थी प्राचीन भारत में। कौन कौन से? सबसे पहले आए थे हिंदू यूनानी। कौन आए थे? हिंदू यूनानी। एक एक चीज हटवा दूंगा। हिंदू यूनानी। दूसरे नंबर पर क्या आया था? दूसरे नंबर पर शक आए थे। कौन आए थे? शक आए थे। तीसरे नंबर पर क्या आया था? तीसरे नंबर पर कौन आए थे? तीसरे नंबर पर आए थे पहलव। क्या आए थे? पहलव।
चौथे नंबर पर कौन आए थे? सान। ठीक है, तो ये सभी हमको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट जो वेद है यजुर्वेद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यजुर्वेद, ठीक है, देखो हमें सबसे पहले इसका यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम याद होना चाहिए। यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। याद होना चाहिए सभी को क्या होता है धनुर्वेद। बोलो जुवा केसरी। यहां से हम देखते हैं यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में हमको इसमें जो रचनाएं हैं, अब इन रचनाओं को जो पढ़ने वाला है इनको क्या बोलते हैं? इनको अदर्व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदर्व्यू बोलते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। और जो यजुर्वेद है ये जो यजुर्वेद है ये गद्य खंड व पद्य खंड दोनों खंडों में निहित है। ये हमें याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद, देखो साम से पता लग रहा है कि ये भूतों से रिलेटेड है। मतलब हम ट्रिक लगा सकते हैं भूतों से रिलेटेड। जो भूत होते हैं अब उनको भगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गंधक यूज करते हैं। तो यहां से हम ट्रिक लगा सकते हैं। इसका जो उपवेद का नाम है वो गंधर्व वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। क्या हो जाएगा? उपवेद का नाम गंधर्व वेद हो जाएगा। और जो सामवेद के जो रचनाओं को पढ़ने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जो रचनाएं हैं इनको जो पढ़ने वाला है उसको हम बोलते हैं उदात्र। क्या बोलते हैं? उदात्र बोलते हैं। सभी को पता होना चाहिए कि सामवेद की रचनाओं को पढ़ने वाला को क्या बोलते हैं? उदात्र बोलते हैं। और हमें इसमें ना संगीत के बारे में वर्णन निहित होता है। तो अब हमारा लास्ट का बचा है अथर्ववेद, जो कि सबसे नया वेद है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद हम पढ़ेंगे। तो अथर्ववेद में सबसे पहले हम इसका उपवेद हमें याद होना चाहिए कि अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है। अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? शिल्पवेद। एक चीज रटवा, एक क्वेश्चन भारी जान दूंगा। अथर्ववेद का जो उपवेद होता है वो होता है शिल्पवेद। और जो अथर्ववेद की रचनाओं को पढ़ने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रह्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रह्मा बोलते हैं। याद होगा सभी को, ब्रह्मा बोलते हैं। हमें इसमें एक चीज और याद रखनी है कि अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा के बारे में वर्णन निहित है। तो इसी प्रकार ये पूरे चारों वेद खत्म होते हैं। आज का लेक्चर आई होप आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। इसी प्रकार से हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे और इतिहास इसी प्रकार से हम बहुत ही टीवी तरीके से कवर करेंगे। एक क्वेश्चन भारी जान देंगे। और जो हमारे इस लेक्चर में इसमें एनसीईआरटी तथा दूसरा हमारा लूसेंट जो किताब है, इन दोनों को मिक्सचर करके ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं। तो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।